हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग 10वीं कक्षा की भूगोल चैप्टर 1 जिसका नाम है संसाधन और उपयोग, इसमें लगभग 150 के आसपास ऑब्जेक्टिव है जो कि सबसे सटीक और कम टाइम में इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? ठीक, तो कोयला अनवीकरणीय संसाधन है। देखिए, अनवीकरणीय वैसा संसाधन है जिसको उपजने में या बोले तो उसको होने में लगभग हजारों लाखों वर्ष का समय लग जाता है। उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा यानी सूर्य का जो ऊर्जा है वो पुनः पूर्ति योग्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। और हम जितने भी प्रश्न करा रहे हैं इस वीडियो में वो सभी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और पूछे जाने की संभावना है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि एक ही वीडियो में लगभग आपका 150 प्रश्न कवर होने वाला है। अगला प्रश्न है, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? तो 200 किलोमीटर की आर्थिक क्षेत्र के अंदर आते हैं। अगला प्रश्न है, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? तो संसाधन के विदोहन से डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है? तो 19.2 किलोमीटर संपदा निहित रहती है समुद्री क्षेत्र से। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम किस प्रकार का साधन है? पेट्रोलियम अनवीकरणीय है। पेट्रोलियम को भी प्राप्त होने में लगभग हजारों लाखों वर्ष का समय लग जाता है। निम्न में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? तो जो जलोढ़ मिट्टी होती है वो सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा, जिसे रेगुर मृदा भी कहा जाता है, दूसरा नाम रेगुर मृदा। अगला प्रश्न है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो मरुस्थलीय जिसका अर्थ हुआ बालू मिट्टी, ठीक, बलुई मिट्टी सबसे ज्यादा राजस्थान में है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो सोपानी कृषि जो है वो उत्तराखंड में सबसे ज्यादा प्रचलित है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब में सबसे ज्यादा भूमि अधिक सिंचाई के कारण भूमि निम्नीकरण होता है। अगला प्रश्न है, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? तो जो काली मिट्टी होती है वो कपास के लिए सबसे उपयुक्त होती है। लेकिन उपजाऊ के फील्ड में बोले तो सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है जलोढ़ मिट्टी, ठीक, लेकिन कपास की खेती सबसे अधिक होती है काली मिट्टी में। अगला प्रश्न है, भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? तो 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है। अगला प्रश्न है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? पिछले कुछ वर्षों में मेढक की प्रजातियां बहुत सी नष्ट हो चुकी हैं। ये होता है एंड्रेन के कारण। ये मेढक की प्रजाति को कम करता है यानी खत्म कर देता है। एंड्रेन एक केमिकल है जो कि खेतों में छिड़काव किया जाता है। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कहे थे देश के बांधों को भारत का मंदिर। अगला प्रश्न है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागर में निहित है? 95.5% जो है महासागर में निहित है। टोटल परसेंट हो गया, मान लीजिए 100% है, 100% पृथ्वी पर जल, उसमें का 95.5% ऐसा जल है जो महासागर में निहित है।
बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहा जाता है। अधिक जल के कारण पृथ्वी नीला ग्रह कहलाता है। बिहार में अति जल दोहन से किस प्रकार का संकेंद्रण बढ़ा है? तो अधिक जब जल का दोहन होता है तो आर्सेनिक की मात्रा बढ़ जाती है। अधिक जल देने से आर्सेनिक की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है, कृषि करने में जो फसल उगते हैं तो वो नष्ट होने लगते हैं। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो 65% प्राणियों के शरीर में जल निहित होता है। उतना चाहिए तो चाहिए, अगर उससे कम होगा तो आदमी को प्यास लगती है। अगला प्रश्न है, विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? तो टोटल विश्व की 16% जनसंख्या है वो भारत में निवास करती है। निम्न में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? तो सोन नदी जो है वो बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। अगला प्रश्न है, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? तो 19.27 इतना भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। 2001 के अकॉर्डिंग 2001 के अनुसार भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार 19.27 था। अब आंकड़ा बढ़ के 2021 में इससे बढ़ के 20.6 हो गया है। ठीक, अगर क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो 2001 के अनुसार पूछ रहा है तो 19.27, ये आपका बोर्ड बोले तो किताब के हिसाब से पूछा गया है। ठीक, तो आप किताब के अकॉर्डिंग ही याद करें, करेंट अफेयर्स को ना याद करें, क्योंकि करेंट अफेयर्स आपके बुक से रिलेटेड नहीं है, वो कंपटीशन के लेवल से है। अगला प्रश्न है, वनस्पति रिपोर्ट 2005 के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना था? तो 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था 2005 के अनुसार। ठीक, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? ये बिहार की बात कर रहे हैं। ठीक, तो बिहार में 7.1% भाग पर वन का फैलाव है। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश का कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? तो टोटल 60.11% है। 188 को आदिवासी जिला में देश के कुल क्षेत्र का कितना परसेंट वन है? इस सभी टोटल आदिवासी जिलों में क्या है? 60.11%। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो भारत में सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश में पाया जाता है। वन संरक्षण और प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कितनी थी? ये पूछ रहा है 2011 के अनुसार। ठीक, तो 121 करोड़ है। अभी 2021 में जो रिसेंटली हुआ है तो 141 करोड़ जनसंख्या हो गया है। ठीक, तो बुक में अगर पूछता है क्वेश्चन कि 2011 के जनगणना के अनुसार, तब वहाँ देंगे 121 करोड़। अगर पूछता है 2021, 22 या 23 के अनुसार, तब 140 करोड़ हो जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन पर ध्यान देना है कि पूछ रहा है किस अनुसार। FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि वन का विस्तार था? FAO ये एक वानिकी रिपोर्ट है। ठीक, जो विश्व लेवल पर जो भूमि का वर्गीकरण किया जाता है या कितना फैलाव है, कितना घट रहा है, ये FAO यहीं क्या करे सर्वे करता है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 अरब हेक्टेयर में।
इसका विश्व में पूरा फैलाव है भूमि का। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो आप सभी जानते हैं मयूर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। अगर यहाँ मयूर के जगह पर मोर होता तो भी वही सही होता, क्योंकि संस्कृत लैंग्वेज मयूर है और शुद्ध हिंदी भी। अगला प्रश्न है, चरक का संबंध किस देश से था? तो चरक जो थे भारत से संबंध रखते थे। टेक्सोल का उपयोग होता है, तो जो टेक्सोल होता है कैंसर के लिए उपयोग किया जाता है। टेक्सोल का उपयोग किस लिए किया जाता है? कैंसर के लिए। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। आप सभी जानते हैं अभी रिसेंटली 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस माननीय नरेंद्र मोदी जी मनाए थे। ठीक, और हम सभी भी मनाते हैं, क्योंकि आज जितने भी पर्यावरण प्रदूषित हो रहे हैं उस कल कारखाने की वजह से हो रहा है, और पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ अधिक से अधिक लगाना जरूरी है। इसलिए सभी से निवेदन है कि आप अपने बर्थडे के दिन एक या 2 पेड़ जरूर लगाएं, ठीक, जिससे आपके आने वाले जनरेशन को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। ठीक, चलते हैं प्रश्न की तरफ। संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? तो 21 का संबंध है वन्य जीवों का प्राकृतिक संसाधनों से संरक्षण। यानी 21 संविधान 21 की धारा कहता है कि जितने भी वन के जीव है प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण, यानी उसको प्रोटेक्शन करना है, ये नहीं कि उसका दोहन करना, उसको नष्ट नहीं करना है। ठीक, यानी उसको बचाना है। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? 1968 ईस्वी में, ठीक, ध्यान देने वाली बात है कि 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन पूछे तो अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। निम्न में कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? अभी फिलहाल में बताएं तो डॉल्फिन है। ठीक, लेकिन अब डॉल्फिन भी बहुत जगह बहुत से देशों में पाई जाती है, इसलिए ये करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग गलत है। ठीक, अगर किताब के अनुसार पूछा जाए तो ये सही है। और आप लोग बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले हैं तो कंपटीशन से कंपेयर ना किया जाए। ठीक, वही बेहतर रहेगा, क्योंकि कंपटीशन में रिसेंटली वाला जितने भी प्रेजेंट वाली बातें होती है वही पूछा जाता है। और आपका बुक में जो है ये बोर्ड का एग्ज़ाम, तो बोर्ड एग्ज़ाम में बुक के अनुसार ही पूछा जाता है। इसलिए अगर पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है, तो ये डॉल्फिन हो जाएगा, गंगा डॉल्फिन। ठीक, अगला प्रश्न है, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है? तो उद्योगों की जननी लोहा को माना जाता है। निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो लोहा का अयस्क होता है तो होता है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट। ठीक, तो लोहा का अयस्क है। भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा कर्नाटका। भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादन करने वाला राज्य कर्नाटका है। कर्नाटक। भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? तो भारत में लगभग 100 प्रकार की खनिजें पाई जाती हैं। इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो मैग्नीज जो होता है ये लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? तो अधात्विक, जिसमें धातु नहीं होता है उसे अधात्विक कहा जाता है। और लगा है पहले अधात्विक, यानी उसमें धातु नहीं है, तो अभ्रक हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? तो जो अकेला छत्तीसगढ़ है वो भारत का टोटल 20% लौह अयस्क का उत्पादन करता है। ठीक, मैग्नीज उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है?
तो तीसरे स्थान पर मैग्नीज उत्पादन करने में भारत का स्थान है। ठीक, फर्स्ट में है चाइना, सेकेंड में है अमेरिका और थर्ड में हमारा प्यारा भारत है। 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग किया जाता है? तो जो 1 टन इस्पात बनाया जाता है उसमें लगभग 10 किलो मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो सबसे बड़ा उत्पादक है मैग्नीज का। उड़ीसा में सबसे अधिक खनिज का उत्पादन होता है मैग्नीज का। अगला प्रश्न है, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो देखिए यहाँ पर बात देने वाली है, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो बॉक्साइट उसका अयस्क है और इसका ट्रिक है बाय, यानी बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। ठीक, और एल्युमिनियम बनाने के लिए भी बॉक्साइट की जरूरत पड़ती है। देश में बांधों की कुल भंडार देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? तो टोटल है 125 करोड़ टन तांबा का भंडार है इतना। बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? बिहार और झारखंड मिलकर टोटल देश का 80% अभ्रक का उत्पादन करता है, सिर्फ बिहार और झारखंड। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो सीमेंट उद्योग का कच्चा माल होता है चूना पत्थर। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो असम में खनिज तेल का विशाल भंडार है। भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तो किया गया था तारापुर में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन की स्थापना किया गया था। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? अभी बताए थे, अनवीकरणीय उसे कहते हैं जिससे उपज होने में लगभग हजारों लाखों वर्षों का समय लग जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोयला। कोयला का उत्पादन होने में हजारों लाखों वर्ष का समय लग जाता है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण विद्युत नहीं है। प्राइमरी में आते हैं जिसको प्राकृतिक द्वारा प्राप्त किया जाता है उसको प्राथमिक ऊर्जा कहा जाता है। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस, ये सभी भगवान की दी हुई महानतम देन है। ठीक, लेकिन विद्युत जो है ये मनुष्य खुद सप्लाई करता है, लेकिन भगवान की दी हुई चीज़ से ही सप्लाई होता है। जैसे टरबाइन होता है, जल से विद्युत उत्पादन होता है, पेट्रोलियम से भी होता है और कोयला से भी होता है। ठीक, लेकिन बिजली जो है विद्युत, ये प्राथमिक क्षेत्र का प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। तो ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत तो होता है सौर ऊर्जा, यानी सूर्य की ऊर्जा जो है ये गैर पारंपरिक स्रोत है। ये भगवान खुद देते हैं, इसके बदले वो किसी प्रकार की कुछ नहीं मांगते हैं। अगला प्रश्न है, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। तो गोंडवाना जो समूह का कोयला था तो ये हुआ था 20 करोड़ वर्ष पूर्व पहले हुआ था। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादन राज्य कौन है? तो झारखंड जो है भारत का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है, क्योंकि झारखंड से सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन होता है। अगर पूछे क्वेश्चन कि कोयला का सबसे अच्छा क्वालिटी किसका होता है, तो एंथ्रासाइट कोयला जो होता है सबसे अच्छा होता है, बढ़िया होता है। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है, यहाँ पर प्रश्न भी दे दिया है। तो एंथ्रासाइट सबसे बढ़िया होता है, इसमें 80% कार्बन होता है।
जो प्रदूषण कम फैलाता है। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो मुंबई जो हाई है वो प्रसिद्ध है खनिज तेल के लिए। मुंबई महासागर के अंदर खनिज तेल की खोज हुआ था, इसलिए मुंबई हाई प्रसिद्ध है। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो प्रथम तेल शोधक कारखाना डिगबोई था। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है पेट्रोलियम के साथ। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो भाखड़ा जो नांगल परियोजना है वो सतलज नदी पर स्थित है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है? तो तुंगभद्रा दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। अगला प्रश्न है, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। ताप वाला पूछ रहा है, ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बरौनी। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। तो यूरेनियम सबसे ज्यादा होता है जादूगोंडा में। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कौन है? तो तारापुर जो है एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह अपने भारत में तारापुर में। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है? तो राजस्थान में। भारत में सबसे ज़्यादा अगर सौर सेल लगेगा, यानी सौर ऊर्जा सोलर सेल, तो वो संभावना है राजस्थान की। अगला प्रश्न है, ज्वारीय और तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती हैं? ज्वारीय और तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए कौन सी परिस्थिति सबसे उपयुक्त मानी जाती है? तो खंबात की खाड़ी में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए दहाड़ आता है, बाढ़, तो उसमें भंवरे टाइप की उत्पादन होती है और ये सबसे ज़्यादा होता है खंबात की खाड़ी में। झारखंड की झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो झरिया में पाया जाता है कोयला। भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क किस लिए फेमस है, यानी प्रसिद्ध है? बाघ के लिए कान्हा पार्क प्रसिद्ध है। और ये क्वेश्चन जो है भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क, ये कंपटीशन में अच्छा खासा प्रश्न है, क्योंकि एनडीए सेकेंड वाला में पूछा गया था, एनडीए के एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, डॉक्टर मेघा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी हैं। तो मेघा पाटकर जो है तो ये जुड़े हुए थे नर्मदा बचाओ आंदोलन से। भारत में किस खनिज का अभाव है? या अभाव का अर्थ होता है कमी है। तो भारत में सबसे कमी है तो वो है लैंड की, लैड यानी सीसा की कमी। ठीक। सुंदरवन कहाँ है? तो सुंदरवन जो है वो पश्चिम बंगाल में है। किसने कहा संसाधन होते नहीं? किसने कहा संसाधन होते नहीं, बनते हैं? ये कहे थे प्रसिद्ध भूगोलिक जिमरमैन। पीतल बनाया जाता है, ठीक। पीतल किससे बनाया जाता है? तो तांबा और जस्ता से। अगर यहाँ पर बताए पीतल किससे बनाया जाता है तो तांबा और जिंक भी दिया रहता है, तो इसका ट्रिक है पिताजी। पिताजी, पी से हो जाएगा पीतल, ता से हो जाएगा तांबा और जी से हो जाएगा जिंक या जस्ता। ठीक। कुछ चीजें होती है जिसको ट्रिक से याद करना बहुत आसान होता है, अगर उसी को रटिएगा तो याद करने में थोड़ी तकलीफ होगी। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है? तो सर्वाधिक वर्षा जो होता है मासिनराम में होता है, जिसे मेघालय में। हीराकुंड बांध है, तो हीराकुंड बांध जो है ओडिशा में स्थित है। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो दूसरा पृथ्वी सम्मेलन हुआ था
इसमें से नहीं है, जो कि न्यूयॉर्क में जो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वाशिंगटन डीसी में हुआ था, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? जो तारापुर है वो महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक। निम्न में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो केंद्र शासित ऑप्शन देखकर यहाँ पर करना है। ठीक। जो कि चंडीगढ़ है वो केंद्र शासित प्रदेश के अंदर आते हैं। ठीक। निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है? तो कोडरमा जो स्थित है किससे संबंधित है? तो अभ्रक से संबंधित है कोडरमा। लौह अयस्क है, तो लौह अयस्क होता है अनवीकरणीय संसाधन। इसको भी बनने में कुछ वर्षों का समय लगता है, यानी कि कुछ हजार या लाख वर्षों का समय लगता है। एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो एशिया का पहला निर्यात यानी ट्रांसफ़र करने वाला तो ये स्थापित हुआ है भारत में। प्राकृतिक गैस पाई जाती है, तो प्राकृतिक गैस किस में पाई जाती है? तो खनिज तेल के साथ पाया जाता है। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है, तो भाखड़ा नांगल बांध से गोविंद सागर संबंधित है। सबसे घटिया कोयला कौन होता है? तो सबसे जो घटिया टाइप, सबसे पहले बात करें सबसे बढ़िया कोयला की बात करें तो एंथ्रासाइट होता है। ठीक। और घटिया की बात करें तो पीट होता है। ये सभी कोयला के प्रकार है, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और पीट। ये सभी कोयले के प्रकार हैं, या बोले तो अयस्क है। आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? तो आयुर्वेद का जनक कहा जाता है चरक को। भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? तो भारत में सबसे लंबा बांध की बात करें तो हीराकुंड उड़ीसा में है। और क्वेश्चन पूछता है कि हीराकुंड बांध किस राज्य में है? तो उड़ीसा में। निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? तो जीवाश्म ईंधन हो जाएगा हम लोगों का कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है, प्राकृतिक गैस भी है। जो जीवों से ईंधन प्राप्त होता है उसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। ठीक। अगर जीवाश्म ईंधन की परिचय पूछते हैं कोई तो सीधा सी बात है, वैसा ईंधन जो जीव जंतुओं के सड़ने गलने से प्राप्त होती है उसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। शॉर्टकट है। इसी को थोड़ा स्टैंडर्ड भाषा में हम एक वीडियो बना देंगे। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है? तो भारत का प्रथम विद्युत गृह था तारापुर में। मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में है। सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? उर्वरक उद्योग के लिए। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गिर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो गुजरात में है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो प्रथम हुआ था रियो डी जेनेरो में। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में हुआ था। भारत में कितने सर्वाधिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? तो टोटली अभी प्रेजेंट में है 18। ये सर्वाधिक क्षेत्र जो तेल की सप्लाई कर रहे हैं वो 18 हैं। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो हीराकुंड जो परियोजना है महानदी पर है। भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय कौन है? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है ये मानव निर्मित सबसे बड़ा जलाशय है। अगला प्रश्न है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो नंदा देवी जो राष्ट्रीय उद्यान था और है उत्तराखंड में है। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो ओडिशा बॉक्साइट उत्पादन में
या फिर बोले तो एल्युमिनियम उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य है। नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है? तो नेपाल के साथ सबसे बड़ा लंबा लगता है रास्ता वो उत्तर प्रदेश की है। यूपी, जहाँ की वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, और यूपी में ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की मंदिर स्थापित हुआ है। भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ये कांडला में स्थापित किया गया। ट्रांसफ़र करने वाला जितने भी निर्यात करने वाला संवर्धित क्षेत्र है तो कांडला में है। निम्न में कौन कार्बनिक खनिज है? जिसमें कार्बन की मात्रा पाया जाता है उसे कार्बनिक खनिज कहते हैं। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोयला। निम्न में कौन अनवीकरणीय संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन वैसा संसाधन है जिसको होने में क्या होता है कि बहुत समय लगता है। जैसे जीवाश्म ईंधन, ये सड़ेंगे गलेंगे, उसके बाद कुछ हजारों लाखों वर्षों का समय लग जाता है जीवाश्म ईंधन बनने में। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुआ था? प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना हुआ था दार्जिलिंग में। ठीक, आप सभी जानते हैं कि सभी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक, तो वीडियो को लगातार देखते रहिएगा, क्योंकि जितने भी हम प्रश्न करा रहे हैं बोर्ड में पूछा गया और बोर्ड में पूछे जाने की संभावना है। भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? तो भारत में बिटुमिनस, ये मीडियम टाइप का कोयला होता है। एंथ्रासाइट सबसे अच्छा क्वालिटी का कोयला होता है, उससे कम क्वालिटी का होता है बिटुमिनस। इसमें लगभग 60 से 65% कार्बन की मात्रा पाई जाती है, इसलिए ये कम थोड़ा धुआं देता है। और उससे ज़्यादा धुआं देता है लिग्नाइट, और सबसे ज़्यादा धुआं देता है पीट। भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कौन है? तो सबसे जो प्राचीन यानी पुराना ये था रानीगंज। रानीगंज की कोयला की कारखाना जो है खान, वो सबसे पुराना है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध परियोजना है। निम्न में से कौन अजैव संसाधन का उदाहरण है? अब यहाँ पर एग्जाम्पल उदाहरण देखकर ही किया जाना चाहिए प्रश्न का आंसर। ठीक, तो अजैव का अर्थ होता है बिना जीव से, और बिना जीव के वनस्पति होगा नहीं, पशुधन होगा नहीं, मत्स्य होगा नहीं। खनिज हो सकता है, क्योंकि खनिज को उत्पादन करने में धात्विक होना चाहिए, इसमें धातु की मात्रा होती है। ठीक, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो दूसरा पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था यह हुआ था जोहान्सबर्ग में। ठीक, भारत में निम्नलिखित प्रतिशतों में कितना पठारी क्षेत्र है? भारत में कितना % पठारी क्षेत्र है? तो टोटल 27% ऐसा है भारत का, जिसमें 27% है जिस पर पहाड़ है और पठार। वनों के क्षेत्रीय विस्तार में भारत का कौन सा स्थान है? वन के फील्ड में बोले तो 10वां भाग स्थान है भारत का पूरा वर्ल्ड लेवल में। वन के क्षेत्रीय विस्तार में भारत का कौन सा स्थान है? तो 10वां भाग है, यानी पूरा विश्व लेवल पर 10वां स्थान है भारत का। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो पेरियार जो है वो केरल में स्थित है। जोग प्रपात किस नदी पर है? तो जोग प्रपात शरावती नदी पर है। टाइगर परियोजना की शुरुआत कब हुआ था? 1973 ईस्वी में। खंबात तेल क्षेत्र की खोज कब हुआ? 1959 ईस्वी में। भारतीय वन जीव बोर्ड का गठन कब हुआ था? तो 19
1952 ईस्वी में निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो नवीकरणीय आपको बताया है सौर ऊर्जा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध जो है ये हीराकुंड बांध है। निम्न में से कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है? स्वदेशी जिसका अर्थ हुआ अपने देश, खुद के देश से बना हुआ। तो तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र है, वो स्वदेशी प्रयास से बनाया गया था परमाणु। भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? तो भारत का प्रथम सीमेंट कारखाना चेन्नई में स्थापित हुआ था। भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? तो जमशेदपुर को भारत का बर्मिंघम शहर कहा जाता है, क्योंकि जमशेदजी टाटा ने 1907 ईस्वी में टाटा आयरन स्टील की स्थापना कहाँ किए थे? झारखंड में किए थे। कालीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो कालीरंगा असम में है। हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है? क्वेश्चन देखिए, हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है? तो भूतापीय संयंत्र है, भूतापीय ऊर्जा संयंत्र। कंगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटका में जो है कंगा परमाणु विद्युत गृह स्थित है। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है? सौर यानी सोलर सेल की संभावना सबसे ज्यादा राजस्थान को है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुआ? प्रथम जल नीति लागू हुआ था सितंबर 1987 ईस्वी को। जिम कॉर्बेट नेशनल उद्यान कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में जो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। और ये जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये बोर्ड एग्जाम के लिए तो सही है ही, कंपटीशन में भी बहुत बार पूछा जाता है। भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है? भारत का सबसे छोटा पूछ रहा है, ठीक। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है, सबसे छोटा की बात करें तो डिब्रू सैखोवा जो है ये सबसे छोटा जैव रिजर्व जैव मंडल है। अगला प्रश्न है, क्यूनाइन का उपयोग होता है? क्यूनाइन का प्रयोग कहाँ होता है? मलेरिया में। कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पर बना है? तो कृष्णा राज जो बना था तो कावेरी नदी पर बना था। कृष्णा कावेरी, ठीक, मिलता जुलता वर्ड है। लास्ट क्वेश्चन है, नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्यों से संबंधित है? तो गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से संबंधित है। नर्मदा घाटी परियोजना गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के सहयोग से बना हुआ है और इसे से रिलेटेड है। तो ये रहा टोटल 131 प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया और पूछे जाने की संभावना है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। गोल चैप्टर 2 जिसका नाम है कृषि, इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन सी रबी की फसल है? अब रबी की फसल जितने भी चना वाले चीज़ होते हैं, दाल दलहन, जैसे बताए चना, सरसों, उसके बाद मूंग, खेसारी, मंसूरी, ये सभी आते हैं रबी फसल के अंदर, ठीक। किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? तो उजला सोना कहा जाता है कपास को। किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? सुनहरा रेशा, तो जूट को कहा जाता है सुनहरा रेशा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित
कौन उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? जो रोपण कृषि होता है वो बहुत लंबे समय तक के लिए उपजाया जाता है। शुष्क कृषि में निम्नलिखित कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? तो जो गन्ना होता है शुष्क कृषि नहीं की जाती है, यानी कि ये सभी होता है जो कम टाइम में जल्दी हो जाता है। रागी हो गया, ज्वार हो गया, मूंगफली, ये सब कम समय में होता है और शुष्क कृषि है। जबकि पूछ रहा है शुष्क कृषि कौन सी फसल नहीं बोई जाती है, तो गन्ना शुष्क कृषि के अंदर नहीं आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कौन सा राज्य भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य असम है। चावल की खेती मुख्य रूप से होती है कहाँ? तो ये होती है जलोढ़ मिट्टी पर सबसे ज़्यादा चावल की खेती की जाती है। चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो चाय के उत्पादन में दूसरा विश्व का स्थान है। भारत का स्थान वर्ल्ड लेवल में दूसरा है। अगला प्रश्न है, रबी की फसल पैदा होता है। तो जो रबी की फसल होता है जाड़े में होता है, जैसे मंसूरी बोले, फिर मूंग, फिर खेसारी, तिलहन चीज़ जो होते हैं ये सभी जाड़े में होते हैं। जूट किस जलवायु का पौधा है? तो ये होता है जूट उष्ण और आर्द्र जलवायु के लिए। अरेबिका किस फसल की उत्तम किस्म है? तो अरेबिका जो होता है कहवा का उत्तम सबसे अच्छा क्वालिटी का किस्म का फसल है। संसार के चावल उत्पादक देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो टोटल विश्व का जितना चावल में स्थान है उस सभी में दूसरा स्थान पर भारत है। फर्स्ट में है संसार के चावल उत्पादन में सबसे नंबर 1 पर आता है चाइना, सेकेंड पर आता है भारत। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करता है? तो सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है। गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो दूसरा है। फर्स्ट चाइना है और सेकेंड भारत है। भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा जूट उत्पादक पश्चिम बंगाल है। निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? तो खरीफ फसल में आते हैं चावल, ठीक, जिसे धान कहते हैं। चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? तो चावल होते हैं उष्ण शुष्क, इसमें ज़्यादा पानी की मात्रा खोजता है। चावल क्या है? चावल जो है खरीफ फसल है। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी उपयुक्त है। तो काली मिट्टी कपास के लिए सबसे फेमस होता है। दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? तो दाल जो होता है, दाल में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। अगर प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है तो शैवाल में पाया जाता है। ये कंपटीशन के लेवल से है, ठीक। अगर पूछता है कि किस पौष्टिक तत्व में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है, तो सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है शैवाल में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? अब रबी फसल की बात किए तो रबी फसल के अंदर आ जाते हैं गेहूं और मंसूरी, चना, तिलहन वाला जितने भी चीज़ होते हैं गेहूं के साथ साथ ही बोए जाते हैं जाड़े के महीने में, ठीक। रबी की फसल किन महीनों में बोई जाती है? तो रबी की फसल जो होता है ये अक्टूबर नवंबर में जाड़े के महीने में बोई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक फसल नहीं है? व्यावसायिक फसल पूछ रहा है, तो यहाँ पर होना चाहिए तंबाकू, ठीक।
लेकिन किताब में दे दिया है गेहूं, जो कि गलत है, क्योंकि व्यावसायिक फसल नहीं पूछ रहा है। तंबाकू जो है सब कोई नहीं बेच सकता है, ठीक। इसको उपजाने के लिए भी भारत सरकार प्रतिबंध लगाए हैं, और ये टारगेट की बुक जो है उसमें गलती दिया है कि गेहूं है। निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक फसल नहीं है? तो तंबाकू होगा, ठीक। निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल नहीं है? तो रोपण फसल नहीं है ये हो जाएगा गेहूं, क्योंकि गेहूं को रोपा नहीं जाता है, ठीक। रोपण का अर्थ ही होता है रोपने वाला, और रबड़ वाला और गन्ना और चाय, इस सभी के पौधे को रोपा जाता है। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? भारत में सबसे ज़्यादा होता है धान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल है? तो खरीफ फसल के अंदर कौन कौन आते हैं? तो आते हैं कपास और धान। धान एक प्रकार का है। धान एक प्रकार का क्या है? तो धान जो होता है वो होता है औस, अमन और बोरो, इनमें से सभी धान के प्रकार हैं। निम्नलिखित में से किसकी खेती से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है? तो दलहन जितने भी खेती होता है उससे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। नवीन जलोढ़ मृदा का अन्य नाम क्या है? तो खादर होता है जलोढ़ मृदा का नाम। वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल क्या कहलाती है? तो जो वर्षा ऋतु में बोई जाती है उसे खरीफ फसल कहते हैं, और खरीफ फसल बोने वाले धान हो जाते हैं और गन्ना हो जाते हैं और कपास भी हो जाते हैं, ठीक। ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया था? तो फर्स्ट में बना था अंग्रेजों के द्वारा, और अंग्रेजों के सहयोग से बोले तो ये दुर्गापुर में बना था। निम्न में से कौन रोपण फसल का उदाहरण है? तो रोपण फसल में आते हैं रबड़, चाय, गन्ना, इनमें से सभी। निम्न में से कौन दलहनी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है? ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पूछ रहा है कि स्थिरीकरण नहीं करती है, तो नहीं करता है कौन? राजमा। राजमा दलहन है, बट ये क्या होता है कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है। चना, मटर, मूंग, ये सभी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, लेकिन राजमा नहीं करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन सी है? पुरानी जलोढ़ बांगर होती है। निम्न में से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो सीमेंट जो है कृषि से रिलेटेड नहीं है, वो मशीनों द्वारा बनाया जाता है। इस वीडियो में टोटल 35 ठो ऑब्जेक्टिव था, ठीक। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत। चैप्टर 3 जिसका नाम है निर्माण उद्योग। इस वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव है इसी वीडियो में कवर करेंगे, और ये सभी वैसे प्रश्न हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और पूछे जाने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है। तो वीडियो को बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? तो टोटल 7 है। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। पारादीप पतन किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित है? कांडला में। ये सभी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं और पूछे जाने की ज़्यादा संभावना है। इनमें कौन औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है? तो जनसंख्या। भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में कौन है?
टाटा लोहा इस्पात कंपनी। पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी क्योंकि मुंबई एक पतन है, यह कपास उत्पादन क्षेत्र के निकट है और मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी। इनमें से सभी निम्नांकित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? कृषि उद्योग पर आधारित नहीं है तो सीमेंट। हुगली किस औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है? कोलकाता और हुगली किस औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है? कोलकाता और रिसडा। निम्नांकित में कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर आते हैं बोकारो लौह इस्पात। इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है? चीनी उद्योग। निम्नलिखित कौन सा छोटे पैमाने का उद्योग है? खिलौना उद्योग। भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड। निम्नलिखित कौन सा उद्योग दूरभाष कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है? इलेक्ट्रॉनिक। इनमें कहाँ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लोहा इस्पात का कारखाना खुला? राउरकेला। निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? सही आंसर सीमेंट। नेपानगर प्रसिद्ध है अखबारी कागज के लिए। मोरमुगांव बंदरगाह कहाँ है? गोवा। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश ने सहायता की? जर्मनी। भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी कहाँ स्थापित किया गया? तो बर्नपुर में किया गया था। इनौर बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो इनौर बंदरगाह जो है तमिलनाडु में स्थित है। भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत में सबसे पहले चेन्नई में किया गया था, कोलकाता में किया गया था 1854 ईस्वी को। चैप्टर 4 जिसका नाम है परिवहन, संचार और व्यापार। इस चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव है इस वीडियो की मदद से हम लोग सीखेंगे। इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं वो सभी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है। तो वीडियो को बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान रेल मंडलों की संख्या कितनी है? तो टोटल अभी प्रेजेंट में 18 है। निम्नलिखित में कौन सा महामार्ग भारत का सबसे लंबा महामार्ग है? NH7। भारत का कौन सा शहर ग्रैंड ट्रंक रोड NH1, NH2 पर स्थित नहीं है? प्रश्न में पूछा गया है NH1 और NH2 पर स्थित नहीं है, तो लखनऊ जो है ये नहीं है।
भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किस स्टेशनों के बीच चली थी? तो मुंबई से ठाणे चली थी। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी पर और किन स्थानों के बीच है? तो गंगा, इलाहाबाद और हल्दिया के बीच है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन से दो दूरस्थ स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारों से जुड़े हैं? तो सिलचर और पोरबंदर जो है दो गलियारे से मिलती है। निम्न कौन सा खंड दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल मार्केट। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल संख्या, कुल लंबाई कितनी थी? 3.88 लाख किलोमीटर था स्वतंत्रता के समय, यानी 3,88,000 किलोमीटर। प्रेजेंट में भारत विश्व का दूसरा सबसे अधिक सड़क निर्माण करने वाला देश बन गया है और सड़क परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो महाराष्ट्र। निम्नलिखित कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? सीमांत सड़कें। भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? तो कोलकाता और दिल्ली। प्रेजेंट में बात नहीं, बुक के हिसाब से पूछ रहा है कि भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। कोलकाता और दिल्ली में। ठीक, प्रेजेंट में दिल्ली मुंबई में भी चल रहा है, दिल्ली बेंगलुरु में भी चल रहा है, कोलकाता चेन्नई में भी चल रहा है। किताब के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए सही है। किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? 2005 में। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? 1986 ईस्वी को। इनौर पतन किस राज्य में स्थित है? इनौर तमिलनाडु में है। भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? टोटल 8 डाक क्षेत्र है। नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? टोटल सड़कों को 4 भागों में बांटा गया है। परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन कौन है? सड़क। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? तो मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है सड़क मार्ग से। मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है दिल्ली में। प्रेजेंट में नहीं, इसमें नहीं है, ऑप्शन में नहीं है। प्रेजेंट में ठीक है, ये दिल्ली है। डेक्कन ओडेसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है? तो ये चलती है महाराष्ट्र में। भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है? तो उत्तर रेलवे क्षेत्र है। निम्नांकित में कौन संचार सेवाओं का अंग है? संचार सेवा का अंग पूछ रहा है। तो समाचार पत्र भी है, टेलीफोन भी है, टेलीविजन भी है, इनमें से सभी। भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी?
तो हुआ था 1854 ईस्वी को, जिस समय सूती मिल की स्थापना हुई थी कोलकाता में। उसी टाइम भारतीय डाक विभाग की भी स्थापना हुआ था। भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है? उत्तर पूर्वी रेलवे। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1953 ईस्वी को। विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है? तो जल परिवहन था सबसे प्राचीनतम परिवहन। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली है। निम्न में से कौन राज्य रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है? रेल मार्ग से नहीं जुड़ा पूछ रहा है। मेघालय। फाइव, जिसका नाम है बिहार कृषि एवं वन संसाधन। इस वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं इसी वीडियो में कवर करेंगे, और जितने भी प्रश्न कराएंगे वो सभी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया और पूछे जाने की संभावना है। तो बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है? तो बिहार में 60% पर खेती की जाती है। बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? तो टोटल 80%। इनमें कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है? तो रोहतास गन्ना उत्पादक जिला नहीं है। बिहार के जूट उत्पादन में इनमें से क्या होगा? तो गिरावट हो रहा है। तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है तो गंगा का दियरा। कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ था, यह हुआ था 1955 को। गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ? तो गंडक का निर्माण जो हुआ था वाल्मीकि नगर से हुआ था। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो ये होता है रोहतास में। नहर से सिंचाई सबसे अधिक रोहतास में होता है। अगला प्रश्न है, बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6374 किलोमीटर। कुशेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है? कुशेश्वर दरभंगा में स्थित है। कांवर झील स्थित है तो कांवर झील बेगूसराय जिला में स्थित है। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? संजय गांधी जो जैविक उद्यान है वो हो जाएगा हम लोगों का पटना में। बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना है तो गंगा की द्रोणी में। एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है? तो एशिया का सबसे पुराना वर्कशॉप जो है जमालपुर रेलवे वर्कशॉप है, जो कि झारखंड में है। पाइराइट खनिज है तो पाइराइट जो खनिज है वो अधात्विक है, जिसमें धातु की मात्रा नहीं पाई जाती है। कौन तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है? तो बिहार में जो है कांटी तापीय विद्युत परियोजना भी है, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना भी है, नबीनगर तापीय विद्युत परियोजना भी है। इनमें से सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है? तो ये भागलपुर में स्थित है। कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है? तो कांटी जो है ये मुजफ्फरपुर में स्थित है। बिहार में
बिहार में BHPC द्वारा बृहद परियोजनाओं की संख्या कितनी है? तो ये 10% है, 10 है। बृहद परियोजना की संख्या कितना है? 10 है। बिहार में कार्यरत जल विद्युत परियोजनाओं की कुल विद्युत उत्पादन करने की क्षमता कितनी है? ये टोटल 44.20 मेगावाट है। भारत की पहली चीनी मिल कब स्थापित की गई थी? तो ये किया गया था 1840 ईस्वी को। वर्तमान में बिहार में चीनी की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है? तो बिहार में टोटल 3.52 लाख टन है, जितना बिहार उत्पादन करता है चीनी का, 3.52 लाख टन। एक टन में 10 क्विंटल होता है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कहाँ जूट के कारखाने स्थापित है? तो कटिहार में जूट के कारखाना स्थित है। तंबाकू उत्पादन में बिहार का स्थान देश में क्या है? तो घटा है। बिहार में तंबाकू के उत्पादन में गिरावट हुआ है। चीनी उद्योग का कच्चा माल क्या है? चीनी का, ठीक, चीनी उद्योग का पूछ रहा है। तो चीनी उद्योग बनता है गन्ना से। अगर यही पूछता सीमेंट के लिए, तब यहाँ पर सीमेंट हो जाता। बिहार के किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है? तो हाजीपुर में कांच का उद्योग यानी शीशा का उद्योग स्थापित है। सिगरेट का कारखाना कहाँ है? तो सिगरेट का कारखाना मुंगेर में है। रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो रेल वर्कशॉप उधर भी बताए हैं कि जमालपुर झारखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, खाद्य कारखाना कहाँ स्थित है? तो खाद्य कारखाना की बात करें तो ये बरौनी में स्थित है। किस नगर में कालीन तैयार होता है? तो कालीन तैयार होता है दाऊद नगर में। अशोक पेपर मिल किस जिले में स्थित है? तो अशोक जो है मिल, पेपर मिल, ये डालमिया नगर में है। डालमिया नगर। बिहार की पहली रेल लाइन थी कौन? तो सबसे पहला मार्टिन रेलवे था। पटना हवाई अड्डे का क्या नाम है? तो जो पटना में हवाई अड्डा है उसका नाम जयप्रकाश नारायण, लोकमान्य जयप्रकाश नारायण के अनुसार खुला था। तो जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन है। ग्रैंड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 है। बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाता है? तो शुभ आरंभ माना जाता है, ये हो जाएगा 1860 को। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये हम लोगों की तरफ रेल जो चलती है पूर्व मध्य रेलवे वाला चलता है, ठीक। तो इसका मुख्यालय है हाजीपुर में। बिहार की सीमा में से रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6283 किलोमीटर। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो रज्जू मार्ग की बात करें तो रज्जू से राजगीर याद हो जाएगा। मंदार झील किस जिले में स्थित है? तो मंदार झील जो है बांका में स्थित है। राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना के किस घाट पर स्थित है? तो महेंद्र घाट पर राष्ट्रीय पोत संस्थान स्थित है। 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या कितना था? तो 8 करोड़ से अधिक था। 2001 के अनुसार पूछ रहा है, ठीक। तो 8 करोड़ से अधिक। 1991 से 2001 के दौरान बिहार की जनसंख्या की वृद्धि कितना है? वृद्धि दर कितना है? तो
ये हो जाएगा 28.63%। बिहार में ग्रामीण आबादी है, तो बिहार में ग्रामीण जो आबादी है 89.56% है। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो बिहार में सबसे ज़्यादा अगर जनसंख्या है तो वो पटना में है। सबसे अधिक आबादी वाला कौन सा जिला है? सबसे अधिक आबादी वाला जिला पूछ रहा है, तो ये भी पटना ही हो जाएगा। सासाराम नगर का विकास हुआ था, तो सासाराम नगर का विकास हुआ था ये मध्य युग में हुआ था। अब अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर कौन था? अविभाजित के समय एक नगर था, वो था टाटा नगर। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? सबसे बड़ा नगर भी पटना ही है। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो झारखंड का गठन हुआ था 15 नवंबर से 2000 ईस्वी को। और झारखंड भी बिहार से अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था बोध गया में। बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जलोढ़ मिट्टी बिहार में सबसे अधिक पाई जाती है। बिहार राज्य है, तो बिहार कृषि प्रधान राज्य है। बिहार में कितने जिले हैं? तो बिहार में 38 जिले हैं। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ककोलत जो है ये नवादा में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है? तो नेपाल की जुड़ी है। इसमें भूटान की भी है, बांग्लादेश भी है। यहाँ पर पूछा गया बिहार से, ठीक, तो नेपाल, ठीक है, सही है। बिहार के किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? तो अमरकंटक की जो नदी है उत्पत्ति, तो ये हुआ था सोन नदी से अमरकंटक के निर्माण हुआ है। बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोन नदी परियोजना। नवीनगर तापीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तो नवीनगर जो है ये है औरंगाबाद में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। इस वीडियो में टोटल 59 प्रश्न है, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छा खासा था। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, जिसका नाम है मानचित्र अध्ययन। इसमें मैप से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। इस चैप्टर से 1-2 ही प्रश्न आते हैं, एक आते हैं लगभग, और कभी कभी पूछा भी नहीं जाता है। इसलिए इस चैप्टर में बहुत ही कम ऑब्जेक्टिव है, ठीक। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ऊंचा आवाज प्रदर्शन के लिए हैस्यूर विधि का विकास किसने किया था? तो हैस्यूर विधि का विकास लेहमान ने किए थे। पर्वतीय छायांकन विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? तो ये उत्तर पश्चिम से कल्पना की जाती है। अगला प्रश्न है, छोटी महीना और खंडित रेखाओं को ढाल की दिशा में खींचकर ऊंचावच प्रदर्शन की विधि को क्या कहा जाता है? तो ऊंचावच विधि को प्रदर्शन करता है हैस्यूर विधि। तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है स्थानीय ऊंचाई। स्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्र में नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है? तो नीले भाग जो होता है उसको दर्शाया जाता है जल को,
और जल ऐसे भी आप सभी जानते हैं कि जल नीला होता है। मानचित्र में मैदान को किस रंग से दिखाया जाता है? तो मानचित्र में मैदान को हरा से डिनोट किया जाता है। मानचित्र में सफ़ेद रंग किस आकृति को दर्शाता है? तो सफ़ेद दिखाता है हिमाच्छिद शिखर को यानी हिमालय को। अगला प्रश्न है, मानचित्र में नीले रंग किस भाग को दिखाया जाता है? तो नीला दिखाया जाता है जल को। ठीक, इस चैप्टर में टोटल 8 ऑब्जेक्टिव था। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।